गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। 7th क्लास के स्टूडेंट ध्यान दें। लेसन नंबर 2 नए राजा और उनके राज्यों के विषय में पढ़ रहे थे। प्रशासन कर व्यवस्था के जो लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ा था हमने प्रशासन और कर व्यवस्था के विषय में। अभी लेक्चर नंबर 3 शुरू होगा आपका, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा छोटा सा मूल्यांकन दे लेते हैं प्रति दिवस के जैसे। तो आप लोगों ने थोड़ा सा याद किया होगा और पढ़ने की कोशिश भी की होगी लेक्चर को और समझा भी है। छोटा सा है, ज़्यादा नहीं। आज का सिर्फ आपका 1 से 1.5 मिनट का ही है। मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन को देखकर आपको वीडियो को पॉज करना है और वीडियो पॉज होने के पश्चात आपको 1 से 1.5 मिनट लेना है और आंसर लिखना है, ठीक है। उससे पहले आप अपनी नोटबुक और या फिर रफ कॉपी निकाल लीजिए, उसमें कक्षा मूल्यांकन लिख लें। कक्षा मूल्यांकन, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आपका त्रिभुवन चक्रवर्तीन का अर्थ बताएं। आपका समय शुरू होता है। अब वीडियो को पॉज कर दीजिए आप। इसका आंसर देखिए आप लोग। त्रिभुवन चक्रवर्तीन का सामान्य अर्थ तीन भुवनों का स्वामी होता है। स्टूडेंट्स, आपका समय समाप्त हो गया था, आपने चेक कर लिया होगा आंसर। त्रिभुवन चक्रवर्तीन का सामान्य अर्थ 3 भुवनों यानी भुवनों जगहों, 3 जगहों के हो सकते हैं, 3 राज्य हो सकते हैं, 3 वनों की भूमि का हो सकता है, का सामू यानी स्वामी होता है, ठीक है। आप अपने इस प्रकार से आपने आंसर लिखा है, इतना भी लिखा है तो आप 2/2 नंबर अंक डाल लीजिए, ठीक है। अगर नहीं लिखे तो उस गलती पे आप गोला कर लीजिए, नेक्स्ट में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर की बात करते हैं, लेक्चर 3 की, कक्षा मूल्यांकन के पश्चात। तो लेक्चर 3 स्टार्ट होता है आपका। इसमें देखिए थोड़ा सा वही चलेगा जैसा पिछले लेक्चर में चल रहा था। कर व्यवस्था चल रही थी, तो कर व्यवस्था के बारे में, कर व्यवस्था। इसमें देखिए जो टॉपिक है करों के विषय में, थोड़ा सा दोबारा से आपको रिपीट करूंगा मैं। करों के विषय में बताया जा रहा था। तो कर जो किसी कार्य को करने पर या उत्पादन करने पर राजा के द्वारा या सामंतों के द्वारा या राजा के द्वारा निर्धारित किए गए व्यक्तियों को चुकाना पड़ता था, ठीक है। तो बात हो रही है दक्षिण भारत की, वहाँ पर 400 प्रकार के करों का विवरण मिलता है। कितने प्रकार के? 400 प्रकार के। छोटे छोटे शब्द बताएगा, उनमें से कुछ के विषय में हम यहाँ देखते हैं, 1-2 के बारे में। तो 400 कर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पूछो 400 कर कैसे हो सकते हैं? इतने तो गिन ही नहीं सकते अपन। तो देखिए तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों
में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी तमिलनाडु के या तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल साम्राज्य वंश के अभिलेख जो प्राप्त हुए उनमें विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द का अर्थ होता है जो शब्द अलग अलग भिन्न प्रकार के हैं, सूचना दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि ये है वो है ऐसा है। ठीक है, शब्द मिलते हैं और उनसे हमने अनुमान लगा लिया कि भैया 400 प्रकार के कर प्राप्त किए जा रहे थे यहाँ पे। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यानी उदाहरण के रूप में। तो उदाहरण बताया है, पहला है वेटी। बेटी नहीं है, वेटी। तो वेटी ये क्या था, कर देखिए, नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ठीक है, सेकंड नंबर पे देखिए, मकान पर छाजन डालने पर कर। थर्ड देखिए, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। फोर्थ पे देखिए, पारिवारिक संपत्ति या उत्तराधिकार पर लगने वाला कर। देखिए स्टूडेंट्स, हम करों की बात कर रहे हैं तो इसमें समझो 400 दक्षिण भारत के विषय की बात कर रहे हैं, चोल प्रशासन की बात कर लेते हैं। उसमें बताया गया कि यहाँ पर 400 से अधिक कर लिए जा रहे हैं। तो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं और उन सूचक शब्दों से हमने माना कि 400 से अधिक प्रकार के कर लिए जा रहे हैं। हम एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं। तो पहला उसमें वेटी एक ऐसे प्रकार का कर था जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। किसी भी व्यक्ति से इस कर को लेने का उद्देश्य ये था कि उससे नगद
पैसा, पूंजी, धन नहीं लिया जा रहा है या धन धान्य भी नहीं लिया जा रहा है, अनाज इत्यादि को भी नहीं ले रहे हैं, उसकी जगह उस व्यक्ति से ज़बरदस्ती कार्य करवाया जा रहा है, यानी श्रम करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती। ठीक है, तो ये हो गया वेटी कर। दूसरा देखिए, मकान पर छाजन डालने, यानी मकान इत्यादि जो पहले के मकान थे अपने जैसे पक्के नहीं थे, ना तो उन पर पत्थर डलता था, ना ही आरसीसी या सीमेंट कंक्रीट की छत इत्यादि डलती थी, तो उन मकानों पर कच्चे होते थे। मकानों पर छत के रूप में जो भी चीज़ डाली जाती थी उसको कवर किया जाता था, तो उसको छाजन कहा गया है। तो छाजन डालने पर भी कर लिया जाता था। ठीक है, दक्षिण भारत की बात हो रही है तो वहाँ पे ताड़ के वृक्ष, नारियल के वृक्ष और खजूर के वृक्ष इत्यादि अधिक हैं। तो खजूर या ताड़ के पेड़ पर जब लोग चढ़ते थे खजूर तोड़ने के लिए या ताड़ का रस निकालने के लिए या उनके फलों को तोड़ने के लिए, तो वहाँ पर सीढ़ी लगाई जाती थी, उस सीढ़ी के इस्तेमाल पर भी कर लिया जाता था। ठीक है, अगला है चौथा, पारिवारिक संपत्ति या उत्तराधिकार पर लगने वाला कर। पारिवारिक संपत्ति में किन्हीं कारणों से मैं हूँ, आने वाले समय में मान लो मेरी मृत्यु हो गई, मेरे पश्चात मेरे जो भी पूर्वज हैं, यानी पहले मेरे बाद के जो मेरे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो ऐसे जिन लोगों को पारिवारिक संपत्ति यानी मेरी संपत्ति उनको प्राप्त होगी, तो ऐसे जिन लोगों को पारिवारिक संपत्ति मिलती थी या उत्तराधिकार प्राप्त होता था, तो उन लोगों से भी कर लिया जाता था। तो ये हो गए 400 प्रकार के करों के विषय में जानकारी। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन, थोड़ा सा इससे संबंधित ही चलेंगे, इसको आप ध्यान से समझिए स्टूडेंट। जो भी कहा जाता है देखें, तो ये हमने करों की बात कर ली, कुछ उदाहरण भी देख लिए और समझने का प्रयत्न भी किया है। ये संसाधन जो कि करों या राजस्व के रूप में ये संसाधन जो कि करों या राजस्व के रूप में राज्य को प्राप्त होते थे, ये राजा के वित्तीय आधार बनते थे। ठीक है, इस लाइन को समझ लीजिए। ये जो संसाधन है, जो भी चीज़ हमें प्राप्त हो रही है लोगों से करों के रूप में, जो कि करों या राजस्व के रूप में राज्य को प्राप्त हो रहा है, ये सभी राजा के लिए वित्तीय आधार थे, यानी उसके राजस्व को बढ़ाते थे, उसके खजाने बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको साधारण से समझना है, राजस्व यानी उसकी वित्तीय स्थिति बढ़ रही है और करों के रूप में एकत्रित करके उसके खजानों को वो बढ़ाता जा रहा है, यानी आधार बनते जा रहे हैं उसके बढ़ावा देने के लिए। लेकिन वो अपने लिए नहीं रखता था, कुछ कार्य भी किया करता था इससे, सार्वजनिक कार्य या लोगों के हित संबंधित कार्य। अब क्या है थोड़ा सा हम देखेंगे इसमें, साथ ही मंदिरों, दुर्गों आदि का निर्माण में इस वित्त का इस्तेमाल होता था। ठीक है, सेकंड नंबर है
युद्ध की स्थिति में भी यह वित्त सहायक होते थे। ठीक है। साथ ही मंदिरों, दुर्गों आदि का निर्माण में इस वित्त का इस्तेमाल किया जाता था और युद्ध की स्थिति होने पर दूसरे राजा इत्यादि से सहायता लेने पर, सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने पर, अस्त्र शस्त्रों का भंडारण करने पर भी वित्त की आवश्यकता होती थी, तो ये सहायक थे। ठीक है। आगे देखिए आप, इसके पश्चात और आगे चलते हैं, कर और राज्य से संबंधित ही बात कर लेते हैं, तो जल्दी टॉपिक क्लियर होते जाएंगे अपने। एक चीज़ चलती है तो जल्दी समझ में आती है अपन को। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी ऐसे ही समझ में आती है, नहीं आती है? ठीक है, आती है आप लोगों को। देखिए, राजस्व वसूली के लिए राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति प्रभावशाली परिवारों से की जाती थी। वह या वे उनके बाद उनकी संतान या संतानें ये ओहदा या पद संभालते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए आप लोग। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रभावशाली परिवारों से की जाती है। प्रभावशाली परिवार यानी जिनको सभी लोग जानते थे, जिनकी स्थिति मजबूत थी या उनके पास भूमि का बड़ा भाग था। ठीक है। सामाजिक प्रतिष्ठा थी, सामाजिक प्रतिष्ठा थी। ऐसे व्यक्ति को चुना जाता था। उन व्यक्तियों में से उन्हें पदाधिकारी यानी पद दिए जाते थे कार्य राजस्व वसूली के लिए, और उनके बाद उनकी संतानें ये ओहदा या पद संभालते थे, और आने वाले समय में ये ऐसे ही चलता रहता था। ठीक है। अब देखें आगे, आप इसको मिटा देता हूँ स्टूडेंट्स में। आप वीडियो को पॉज करके टॉपिक को एक बार दोबारा पढ़ा कीजिए और सुनने के प्रयत्न भी कीजिए। देखिए, इस प्रकार से राजस्व का उपयोग किया जाता था भूस्वामियों व सेना में उच्च अधिकारियों
तथा ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी या फिर उनकी सेवा के बदले में नकद राशि के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि दी जाती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए। इस प्रकार से राजस्व का उपयोग किया जाता था। राजस्व का उपयोग बता दिया। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपको किस प्रकार से। वीडियो को आप बैक करके देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। जैसे राजस्व का उपयोग मंदिर निर्माण में हो गया, विकास कार्य में हो गया, ठीक है, सैन्य कार्यों में हो गया, ठीक है, और युद्ध के समय ठीक है। इसके अलावा ये बताया गया इस प्रकार से, इनके अलावा इस प्रकार से राजस्व का उपयोग किया जाता था। उसमें एक हो गया कि भूस्वामियों व सेना में उच्च पदाधिकारी यानी उच्च पदाधिकारी थे तथा ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, यानी भूमि जो होती थी ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, भूस्वामियों और सेना में उच्च अधिकारियों को या फिर उनकी ऐसे लोगों को उनकी सेवा के बदले नगद राशि के स्थान पे, यानी नगद जो पैसा पूंजी या धन दिया जाता था उसके स्थान पर वेतन के रूप में भूमि दी जाती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेक्चर नंबर 3, लगभग कंप्लीट चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार यही विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपको जिस किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हुए हैं या मिल रहे हैं उन सभी को आप रीड कीजिए और पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। आपका विद्यालय आपके लिए बिल्कुल सही तरीके से शिक्षा प्राप्त करवाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन आपको शिक्षा तभी मिल पाएगी जब आप इनको पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। लेक्चर नंबर 3 खत्म हो गया है। इसके होमवर्क के 2 क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चनों को आप होमवर्क की कॉपी में किया करें साफ साफ सुंदर राइटिंग के अंदर, ताकि हम लोगों को देखने में बहुत अच्छे लगे। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 आपका, बेटी क्या है? बेटी क्या है, इसके विषय में आपको समझाया था। कर था क्या था, कौन सा कर था, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राजस्व के रूप में प्राप्त वित्त क्या काम में लिया जाता था? इन क्वेश्चनों को, दोनों क्वेश्चनों को दोबारा सुन लीजिए। वेटी क्या है और दूसरा है राजस्व के रूप में प्राप्त वित्त क्या काम में लिया जाता था। आप लोगों को दोनों क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली मिल जाएंगे
आप वीडियो को पॉज करना और उत्तर लिखने हैं आपको। लेक्चर नंबर 3 समाप्त होता है। आगे मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। धन्यवाद।